हेलो बेन, क्या हाल है आप सभी का। तो आज एस्पायरेशन इन प्लांट का लेक्चर नंबर 2 लेने जा रहे हैं। तो बच्चों, इसमें थी जैसा कि पहला लेक्चर हो चुका है, दूसरा लेक्चर अब आज ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा हालांकि। तो इसमें डिलाइटोलाइसिस हो जाए, अब इसमें क्रेब्स, टाइटल, ईटीएस और यही पढ़ना है। तो आज का मोटिवेशन है, आज मुश्किल है, चल थोड़ा बेहतर हो जा, बस उम्मीद मत छोड़ना, भविष्य जरूर बेहतरीन होगा। देखो बेटा, ये तुम लोग तो देख के मैंने मोटिवेशन डाला है। अब ये जो टर्म आ चुका है उसमें तुम लोग तो हर चीज़ मुझे लगता है कि नहीं हो पाएगा, हो ही नहीं पाएगा। अब मुझे छोड़ देना चाहिए, अगले साल अब ट्राई करना चाहिए। भाई अभी मुश्किल नहीं गया है, आज मुश्किल है तो उसका लड़ाई करो, उसका निपटारा करो तुरंत, उसका छोड़ो नहीं। उसमें जो हो पाए तुरंत कैलकुलेशन करो, जो आ रहा है वो करो, उसकी एक परत भी मत छोड़ो। उससे जो प्रॉब्लम हो रहा है उसका निपटारा करो, एकदम ख़त्म करो, वो निपटा दो। बस उम्मीद मत छोड़ना। और लोग हार जाते हैं, यार मेरा ये नहीं तैयार हुआ, मेरा वो नहीं तैयार हुआ। बेटा एक काम करना, एक एक सब्जेक्ट लेते पढ़ाई करना और एक एक सब्जेक्ट लेते हर एक दिन। देखो ये समय जो है तुम्हारे लिए, एक सही बात बता रहा हूँ, तुम एक डायरी लेना, उसमें रोज सुबह ये बात लिखना कि आज मुझे क्या पढ़ना है। एक टॉपिक लिखना, बस एक टॉपिक हर एक सब्जेक्ट का, एक टॉपिक वो पूरा करना। फिर अगर आज पूरा हो जाए तो उसी दिन दूसरी टॉपिक उसी समय लिखना है कि अब मुझे ये 3 सब्जेक्ट और 3 टॉपिक क्लियर हो जाए, अब दूसरा चीज़ पढ़ो जा। इसमें तुम्हारा टॉपिक क्लियर हो जाएगा और तुम्हें अच्छा ज्ञान मिल जाएगा। ठीक है, तो भैया ये मोटिवेशन है। और एक मोटिवेशन और तुम लोग की तरफ से मैंने रखा है, जो अपनी ज़िंदगी में कुछ पाना चाहते हैं कुछ, वो समुंदर में भी पत्थरों का पुल बना लेते हैं। अब श्री राम जी तो जान लो, जब रावण की मौत जान ही रहते अब मेरे हाथों से होनी है, तो वो पानी में पुल बना लिया। मतलब भगवान श्री राम भगवान ने समुद्र में पुल बना लिया। तो भाई तुम लोग का एक जिंदगी का एक छोटा सा इम्तिहान है, इसे हंस के देना, टेंशन मत लेना। ठीक है, ये तुम अपने जिम्मेदारी में नहीं जानते हो क्या हो रहा रिजल्ट, बस तुम ये जानते हो कि हम अपनी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन वो मेहनत ईमानदारी देना बच्चा, क्योंकि समय बड़ा कीमती है। तो ये चलता है मोटिवेशन। तो जैसा कि बच्चों मैंने ग्लाइकोलाइसिस पढ़ा दिया है, लेंथ रिएक्शन क्रेब्स आखिर केमी ऑस्मोसिस का नाम होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ठीक है, अब इसके बाद ये होता है ग्लाइकोलाइसिस का क्रेब्स साइकिल। तो ग्लाइकोलाइसिस के बाद देख लो तुम, देखो इसमें ग्लूकोज से बना है, ग्लूकोज से फॉस्फेट इथेन शॉर्ट ले लो, अगर तुम्हारे पास हो तो इथेन शॉर्ट तुरंत ले लो। ठीक है, ग्लाइकोलाइसिस में ग्लूकोज से क्या कन्वर्ट हुआ, ग्लूकोज से फॉस्फेट, कौन से एंजाइम से, हिस्टोकाइनेज। ठीक है, अब ग्लूकोज से फॉस्फेट के फ्रक्टोज से फॉस्फेट, कौन से एंजाइम से, आइसोमेरेज। अब फ्रक्टोज 1 से बाय फॉस्फेट के एडोलेज, इसमें 2 कन्वर्ट हुआ, DHAP और PGAL। ये तो इसका वर्ड थोड़ी चेंज हो गया, GLAP, तो इसका वर्ड हटाते PGAL देना। ठीक है, उसमें मैंने गलती से उल्टा हो गया। ठीक है, तो मिसप्रिंट हो गया। अब वहाँ पे DHAP कन्वर्ट हो जाए PGAL में। तो ये सारा चीज़ मैंने बता दिया, बस तुम्हें एक चीज़ दिखा रहा हूँ। ठीक है, जल्दी में आज मुझे क्या पढ़ाना है, क्रेब्स साइकिल, ETS। ठीक है, और मैं सोचा भी हूँ कि अलग से ETS और क्रेब्स साइकिल की पूरी एक वीडियो डालूंगा, जिसमें अगर जो बच्चों को वहाँ से देखना हो तो वहाँ से देख सकता है। ठीक है, और फिर एम्फीबॉलिक पाथवे है। ठीक है, जो बच्चा लेंथ रिएक्शन स्टार्ट हो रहा है, और जो बच्चों को ये प्रॉब्लम होता है कि क्या नाम है, ट्रेन थोड़ा नहीं क्लियर हो पाता है, मतलब थोड़ा ट्रेन रोटेट नहीं हो पाता है, तो थोड़ा मेहनत कर लो बेटा, तो दिनों में वो सारी समस्याएं हट जाएंगी। लेकिन भाई तो पाना है तो तुम्हें भी तो मेहनत करना पड़ेगा। हम जहाँ तक अपना ज्ञान दे पा रहे हैं वहाँ तक हम दे रहे हैं, लेकिन कुछ मेहनत करते आप तो अचीव करना है, तो उसमें कुछ आप तो लेना पड़ेगा। दोनों हाथ से ताली बजता है। ठीक है बच्चा,
देखो लिंच रिएक्शन जो होता है इट टर्नेट ग्लाइकोलाइसिस विद ट्रेप साइकिल। जो ग्लाइकोलाइसिस की साइकिल है और ट्रेप साइकिल है ये कनेक्ट करता है। लिंच मतलब क्या समझते हो? लिंच मतलब जोड़ना होता है। क्या होता है? जोड़ना। क्या होता है? जोड़ना। तो मतलब अगर ग्लाइकोलाइसिस इधर ट्रेप साइकिल इधर तो इसके बीच में लिंच रिएक्शन होता है जो कि ग्लाइकोलाइसिस और ट्रेप साइकिल तो जोड़ता है। ठीक है। जो लिंच रिएक्शन होता है वो कहाँ पे पाया जाता है? अटर्स इन मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अटर्स इन मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में कौन पाया जाता है? लिंच रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ एंजाइम। तो कौन से एंजाइम से अभी आगे पढ़ेंगे वो। ठीक है। लेकिन एंजाइम की मदद से मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में ये रहता है कौन? लिंच रिएक्शन। ठीक है। अब ये पायरोपिक एसिड ये कहाँ इंटर करता है? अब पायरोपिक एसिड यहाँ से ग्लाइकोलाइसिस का हो जाता था। अब ये मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया मतलब मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ? लिंच रिएक्शन में कर रहा है, इंटर कर रहा है एंड स्टार्ट टू लिंच रिएक्शन। अब भाई लिंच रिएक्शन में जा रहा है तो अब लिंच रिएक्शन ही करेगा ना। अब देखो CH3COOH प्लस NAD प्लस था। ठीक है। अब यहाँ पे एक एंजाइम आया जिसका नाम है ट्रो एंजाइम ए और क्या कैटालिस्ट था? पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेस ये दो था। ठीक है बच्चा। दे भाई तो पॉइंट अभी यहीं पे बता दे रहा हूँ। ये पॉइंट मैं आगे जब मिनरल न्यूट्रिशन पढ़ाऊंगा तो ये बात तुम्हें याद रखना होगा। ठीक है। जब लिंच रिएक्शन में हमारा इंटर करता है तो CH3COOH ये एसिटिक पायरोपिक एसिड का फार्मूला होता है। फिर NAD प्लस तो हमारा हाइड्रोजन दे देता है तो NADH2 में कन्वर्ट हो जाता है। NADH2 में कन्वर्ट हो जाता है और ACO2 निकल जाता है। ACO2 निकल जाता है। हाँ देखो CH3CO ये हमारा अलग हो जाता है। क्यों? तो एंजाइम ए वजह से। अबे भाई ये रिड्यूस हो रहा है ये एंजाइम। अब ये पायरोपिक एसिड रिड्यूस कर रहा है अपना तो CH3CO8 हो जाए और दूसरा हो जाए अपना H इसमें आ जाए तो NADH2 बन जाए और CO2 रिलीज हो जाए। मतलब जब लिंच रिएक्शन में होता है तो CO2 रिलीज हो जाता है और हमारा इनडायरेक्ट 8 ATP मिल जाता है। इनडायरेक्ट ATP मतलब NADH2 का मिलना तो मतलब इनडायरेक्ट ATP मिल गया है। ठीक है। अब ये डायरेक्ट ATP कहाँ हो रहा है? ये जाते हैं हमारा ETS में हो रहा है। ठीक है। यहाँ पे एसिटिल तो एंजाइम होता है। एसिटिल तो एंजाइम इसी तो बोलते हैं CH3CO तो बोलते हैं एसिटिल तो एंजाइम साथ में इसलिए तो एंजाइम बोलते हैं। और 2 कार्बन का होता है। एक कार्बन ये है तो 2 कार्बन कंपाउंड होता है। ठीक है। सुनो इंपॉर्टेंट बात ये होता है जब लिंच रिएक्शन में Mg++ और Mn++ सपोर्ट करता है। Mg++ और Mn++ क्योंकि जब मिनरल न्यूट्रिशन पढ़ाऊंगा तो ये बात मैं बताऊंगा नहीं क्योंकि ये बात मैं यहीं बता रहा हूँ कि जब हमारा पायरोपिक एसिड में जब हमारा इनडायरेक्ट ATP मिलता है तो उसमें 8 Mg++ और 8 Mn++ का उपयोग होता है। ठीक है। ये बात नोटिस कर लो बेटा। तब मैं वहाँ पढ़ाऊंगा तो यही बोलूँगा कि क्या नाम है मैंने ये चीज़ रेस्पिरेशन में पढ़ाया हुआ है। देखो लिंच रिएक्शन जो होता है लिंच रिएक्शन वो मेनली क्या करता है? मेनली अभी तक हम लोग ने लिंच रिएक्शन से क्या सीखा कि जो हमारा CH3COOH तो रिडक्शन से ऑक्सीडेशन करवाया जा रहा था बाय द एंजाइम ऑफ डिकार्बोक्सिलेशन मतलब रिमूवल ऑफ CO2। CO2 का रिमूव हुआ और रिमूवल ऑफ H2 और ये H2 कहाँ जाते जुड़ा? ये जाते जोड़ा NAD+ में जोड़ा तो NADH2 का फॉर्मेशन हो जा और CO2 रिलीज हो जा और CO2 तो रिलीज होना तो क्या नाम देते हैं? डिकार्बोक्सिलेशन। और चेस्टे प्रेजेंट में ऑक्सीडेशन के प्रेजेंट में ये सब हुआ। ठीक है। अब होता है ट्रेप साइकिल इसमें एक CY ज़्यादा हो गया है। ठीक है। ट्रेप साइकिल। ठीक है। डिस्कवर्ड बाई हेनरी सो नोन एज द ट्रेप साइकिल है। ट्रेप साइकिल कौन डिस्कवर किया था? हेनरी ने डिस्कवर किया था ट्रेप साइकिल। कौन थे? हेनरी
10 स्टेप बट साइक्लिक प्रोसेस, इसमें भी 10 स्टेप होता है, क्रेब साइकिल में भी 10 स्टेप होता है, बट ये साइक्लिक प्रोसेस होता है। कैसा प्रोसेस होता है? साइक्लिक प्रोसेस इन मैट्रिक्स विद द हेल्प ऑफ एंजाइम, और हर एक स्टेप किससे होता है? एंजाइम के मदद से हमारा हर एक स्टेप होता है। एसिटिल तो एंजाइम अब इंटर कहाँ करेगा? एसिटिल तो एंजाइम अब इंटर कहाँ करेगा? साइक्लिक प्रोसेस। साइक्लिक प्रोसेस का क्या नाम है? क्रेब साइकिल। साइक्लिक प्रोसेस का नाम क्या है? क्रेब साइकिल। और यहाँ पे ये रिलीज ऑफ CO2 हो जा, क्या क्रेब साइकिल में जब इंटर करेगा तो हमारा ये CO2 मॉलिक्यूल्स रिलीज हो जा। देखो इसका स्क्रीनशॉट ले लो पहले, ठीक है? एक्शन शॉट ले लिए। आप सुनो, एसिटिल तो एंजाइम, एसिटिल तो एंजाइम ए, अब ये रिलीज किया 8 CO2, क्या रिलीज किया? CO2, 8 क्या रिलीज किया? CO2। सुनो, एसिटिल जो एंजाइम था वो 2 कार्बन का था, ठीक है? और यहाँ पे बाहर से मतलब मैट्रिक्स में वाटर लिया भाई, ये CO2 तो रिलीज कर दिया है, ये CO2 रिलीज कर दिया है, तो कहाँ? जब रिवर्स इन लिंक रिएक्शन। अब यहाँ से वाटर लिया और 2 कार्बन एसिटिल का था वो लिया, और ऑक्जेलो एसिटिक एसिड से ये कन्वर्ट हो जाए सिट्रिक एसिड में। किसमें कन्वर्ट हो जाए? सिट्रिक एसिड में। और ये कौन सा एंजाइम लगा? सिट्रिक एसिड। तो ही चीज बनता है, उसी का 8 लगा रहा है, सिट्रिएट सिंथेस, और ये हमारा क्या बन जाए? सिट्रिक एसिड। तो मतलब मैं बोल सकता हूँ जो हमारा क्रेब साइकिल है वो एसिटिल और वाटर और जेरो एसिटिक एसिड तो कंडेंसेशन करवाते हमारा क्या बन गया? सिट्रिक एसिड। और सिट्रिक एसिड कितने कार्बन का होता है? 6 कार्बन। सिट्रिक एसिड कितने कार्बन का होता है? 6 कार्बन। और ये 6 कार्बन जो है इन्हीं तो बोलते हैं ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड मतलब अदर ये 6 मॉलिक्यूल मतलब 3 मॉलिक्यूल थे, मतलब ACO या 3 मॉलिक्यूल्स हो जाए तो हम बोलते ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। भाई COO या सिट्रिक एसिड का फार्मूला क्या होता है बताओ? 6 कार्बन है ना, बस सोचो सिट्रिक एसिड का क्या फार्मूला हो सकता है? तो ये 6 कार्बन के लिए होता है, ठीक है? अगर आ जाओ तो कमेंट करना, ठीक है? इसमें अगर तुम्हें नहीं आ रहा हो तो मैं अगले जब नेक्स्ट क्लास लूँगा तो उसमें ये चीज़ बता दूँगा, ठीक है? तो 3 COOH होते हैं। अब 3 COOH मतलब ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, ये कन्वर्ट हो जाता है ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, इसका नाम होता है ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। और यही सिट्रिक एसिड तो बोलते हैं 6 कार्बन होते हैं, इसलिए C6 साइकिल बोलते हैं। C6 साइकिल क्योंकि 6 कार्बन होते हैं तो C6 साइकिल। भैया क्रेब साइकिल तो हम तो कितने नाम से जानते हैं? ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड या सिट्रिक एसिड या C6 साइकिल। C6 साइकिल किस फिनोमिना से? 6 कार्बन है। सिट्रिक एसिड जो पहला हमारा स्टेबल प्रोडक्ट बनाया क्रेब साइकिल में सिट्रिक एसिड, और ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड एक IUPAC नेम है, देख लो। अब सुनो TCA, अब थोड़ा देख लो। C6IO अल्फा यस स्क्वायर FMO, याद लो C6IO अल्फा यस स्क्वायर FMO। एक ट्रिक है, C6IO अल्फा यस स्क्वायर FMO। C6 पहले तो बोलना C6IO अल्फा यस स्क्वायर FMO। अब सुनो, सिट्रिक एसिड बना है। अब सिट्रिक एसिड ये बनता है सिस एटिनोनाइट्रिक एसिड, सिस एटिनोनाइट्रिक एसिड। अब ये कन्वर्ट हुआ आइसोसिट्रेट, जिसमें कन्वर्ट हुआ आइसोसिट्रेट, मतलब C6I, ठीक है? आइसोसिट्रेट। अब आइसोसिट्रेट में एक इनडायरेक्ट ATP मिला, मतलब ATP मतलब तीसरे स्टेप में हमें इनडायरेक्ट ATP मिला और ये कन्वर्ट हो गया ऑक्जेलो एसोसिनेट। फिर उसके बाद यहाँ पे कन्वर्ट हुआ अल्फा क्रेब ग्लूटारिक एसिड। यहाँ पे फिर हमें NADPH मिला, मतलब इनडायरेक्ट ATP मिल गया। क्या मिल गया? इनडायरेक्ट ATP मिल गया।
तो यहाँ पे हमारा तीसरे स्टेप में और पांचवें स्टेप में इनडायरेक्ट एटीपी मिला और यहाँ सस्टेनल तो एंजाइम ए होता है, ये कन्वर्ट होता है सस्टेनल तो एंजाइम ए, सस्टेनल तो एंजाइम ए। अब फिर ये सस्टेनेट एसिड में कन्वर्ट हो जाए तो एंजाइम से एसिड में कन्वर्ट हो जाए तो यहाँ पे डायरेक्ट एटीपी मिल जाए, यहाँ पे डायरेक्ट एटीपी मिल जाए। आप सुनो, सस्टेनेट एसिड चेंज होता है फ्यूमेरिक एसिड, किसमें चेंज होता है फ्यूमेरिक एसिड और यहाँ पे FAD+ से FADH2 मिलता है। अब फ्यूमेरिक एसिड कन्वर्ट होता है मैलिक एसिड, किसमें मैलिक एसिड। अब मैलिक एसिड से हमारा फिर बन जाता है ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, ठीक है। और मैलिक एसिड और ऑक्जेलो एसिटिक में 8 इनडायरेक्ट एटीपी, मतलब 3 इनडायरेक्ट एटीपी मिला है। 8 हमारा तीसरा, 8 हमारा पांचवा, 1 1 2 3 4 5, तीसरे पांचवें छठवें नहीं, छठवें तो डायरेक्ट मिला है, छठवां सतवां आठवां नौवां। देखो 3 6 9 पे हमारा इनडायरेक्ट एटीपी मिला है और डायरेक्ट एटीपी हमारे साथ में मिला है, ठीक है। तो 3 एटीपी जो मिला वो इनडायरेक्ट मिला और 8 एटीपी ऐसा मिला जो डायरेक्ट मिला, और 8 हमारा FADH2 मिला है, ठीक है। अब सुनो, सी से सिट्रिक एसिड, सी से सिस्ट एटिनोनेटिक एसिड, आइसोसिट्रेट, ऑक्जेलो सस्टेनेट, अल्फा ट्रेफ ग्लूटारिक एसिड, सस्टेनिल तो एंजाइम ए और सस्टेनिक एसिड, फ्यूमेरिक एसिड, मैलिक एसिड, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। तो शेष IO अल्फा या स्ट्रायर या फेमोट्रिक। आप सुनो, ये यस स्ट्रायल से पहले 8 एटीपी थर्च हुआ। टोटल जो हमारा अभी हमारा जो हुआ वो 6 कार्बन का था, 6 कार्बन का था। अब ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा पे हमारा एटीपी बना, लेकिन ये इनडायरेक्ट था तो हमारा तो ही अभी उतना ही कार्बन था। ये 6वें कार्बन से बना तो यहाँ पे 6वां ही कार्बन है, लेकिन यहाँ पे मेरा एक यूज हुआ ना, यहाँ पे मेरा तो एंजाइम में यूज हुआ। तो एक स्पेशल टाइप, यहाँ पे अल्फा पे आ जाओ। अल्फा पे मेरा 5 कार्बन हो जाए, 6 यहाँ तक था ना, 6 यहाँ तक था। अब उसके बाद यहाँ पे मेरा 8 एटीपी यूज हो गया। अब यहाँ पे 8 एटीपी यूज हो गया तो मतलब अब यहाँ पे मेरा कितने कार्बन का हो जाए चैन, 5 कार्बन। अब इसके बाद यहाँ पे सस्टेनिल लेते ऑक्जेलो एसिटिक एसिड 4 कार्बन के हो जाए, ठीक है। 1 मिनट, ये 5 अल्फा वाला 5, इसके ऊपर 6 और उसके बाद 4 अल्फा वाला। अल्फा 8 अलग है तो अल्फा के लिए 5, उसके ऊपर 6, उसके नीचे 4। तो सस्टेनिल तो एंजाइम देख लो भाई, 1 2 3 4 5, पांचवें के ऊपर मतलब 4 ये 6 कार्बन के होते, 8 ये 5 कार्बन का होता, बाकी नीचे 4 कार्बन के होते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट है। अब देखो, एक जो हमारा 3 NADH2 इनडायरेक्ट मिला था कि नहीं, 8 FADH2 मिला था और 8 डायरेक्ट ATP मिला था। 7वें स्टेप पे हमारा डायरेक्ट ATP मिला, 6वें स्टेप पे मेरा 8 NADH2 मिला, 8 तीसरे पे मिला, 8 9वें पे मिला। तो 3 NADH2 इनडायरेक्ट मिला और 8 FADH2 8वें स्टेप पे मिला। 3 6 9 पे डायरेक्ट NADH2 मिला और 8 FADH2 8वें पे मिला और 8 डायरेक्ट ATP 7वें पे मिला, ठीक है। तो मैं बता दे रहा हूँ। अब साथ आईएस मेरे साथ आईएस तो जानते हो ना, आईएस मतलब पहले और मतलब सुनो इम्पोर्टेंट, IAS मतलब आई और ए के बीच में, ए और एम आओ मेरे के बीच में स्पेशल है, यस तो ही स्पेशल हो रहा, यस का नाम स्पेशल। और साथ अब सुनो, समझाना पड़ेगा। अब सुनो, आई ए कहाँ जाए, आई 1 2 3 4, आई और ए इसके बीच में 8 NADH2 यूज हुआ, ठीक है। फिर उसके बाद आई ए यस मतलब सुनो, ए मतलब अल्फा,
यस मतलब सस्टेनेल, इसके बीच में एट लगा। IAS साथ साथ मेरे, साथ साथ मतलब यस मतलब साथ, यस मतलब साथ और यस मतलब साथ, साथ साथ में 8 ATP मिला। IAS मतलब आई यहाँ पे है और आई और ए अल्फा था IA, इसके बीच में 8 NADH2 मिला है। और यस 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 सस्टेनिल और सस्टेनिक एसिड के बीच में मिला है। IS मेरे, IS साथ साथ मेरे, यम और OA इसके बीच में 8 ATP मिला। या तो तुम बोल दो ऐसे कि तीसरे और छठवें 9वें पे इनडायरेक्ट मिला है, 7वें पे डायरेक्ट मिला है और 8वें पे FADH2 मिला है। वही चीज़ बता रहे, द रिजल्ट ऑफ द लिंटिन रिएक्शन एंड क्रेब्स साइकिल। रिजल्ट क्या हुआ देखो, रिजल्ट क्या हुआ, जो हमारा पायरुवेट एसिड लिंट रिएक्शन में गया और क्रेब्स साइकिल में गया। पायरुवेट एसिड लिंट रिएक्शन और क्रेब्स साइकिल, जब लिंट रिएक्शन में गया तो हमारा क्या क्या बना, CH3CO तो एंजाइम A बना, मतलब एसिटिल बना, एसिटिल तो एंजाइम A मिला और CO2 मिला, CO2 रिलीज हुआ और NADH2 बना। मतलब लिंट रिएक्शन में तो ही ATP नहीं बना, लिंट रिएक्शन में तो ही ATP नहीं बना। और यहाँ पे CO2 क्रेब्स साइकिल में जाया तो तुरंत ATP CO2 रिलीज हुआ, तो मतलब अदर 2 CO2 हमारा रिलीज हुआ, 8 वाटर मॉलिक्यूल्स हमारा रिलीज हुआ और 3 NADH2 बना, 3 NADH2 बना। क्रेब्स साइकिल की बात हो रही है तो 3 NADH2 बना, 8 FADH2 बना और 8 GTP बना। अगर जो हमारा पायरुवेट एसिड अगर 2 की बात कर दिया जाए तो हमारा 2 में क्या हो जाएगा, सब दुगना हो जाएगा। ठीक है, सब दुगना हो जाएगा। देखो अभी तो उधर 2 NADH2 बना ना, अब 4 NADH2 टोटल। 2 पायरुवेट एसिड पूछा जा रहा था, हमारा 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट एसिड बना था, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट। जब 8 पे 2 NADH2 बना तो 2 पे 4 बनेगा, 8 FADH2 बना है क्योंकि ये दोनों पे 8 ही था। 8 GTP बना, 8 GTP बना मतलब पायरुवेट एसिड में टोटल एनर्जी कितना था, 4 NADH2, 8 FADH2, 8 GTP और 3 CO2। अब हमारे पास 2 पायरुवेट एसिड है तो हमें 8 का डबल हो जाएगा, मतलब 4 का 8 हो जाएगा। 8 FADH2 तो 2 FADH2, 2 GTP और 6 CO2। वही चीज़ मैंने बताया ना, तो यहाँ पे डबल कर दिया, देख लो। ठीक है, NCERT ये पूरे लिंट रिएक्शन और क्रेब्स साइकिल में 2 ATP का और ऑक्सीजन का अभी तक उपयोग नहीं किया है। मतलब अभी पूरे NCERT में लिंट रिएक्शन और क्रेब्स साइकिल में 2 ATP और ऑक्सीजन का उपयोग नहीं किया है, लेकिन आधे ETS साइकिल में ऑक्सीजन के प्रेजेंट में इनडायरेक्ट ATP तो डायरेक्ट ATP में बदलेगी देते हैं। अब उसके बाद एक जुलोट्रोड मॉलिक्यूल के कंप्लीट होने में या ऑक्सीडाइज होने में का रिजल्ट क्या है, जुलोट्रोड ग्लाइकोलिसिस से कन्वर्ट हुआ 2 पायरुवेट एसिड, 2 पायरुवेट एसिड कन्वर्ट हुआ लिंट रिएक्शन क्रेब्स साइकिल। मतलब ग्लाइकोलिसिस में 2 ATP मिला और लिंट रिएक्शन में 2 NADH2 मिला, ATP नहीं मिला था लिंट रिएक्शन। और क्रेब्स साइकिल में 6 NADH2 मिला, मतलब 3 NADH2 मिला और 8 FADH2, मतलब पायरुवेट एसिड 2 मॉलिक्यूल से बनता है तो 3 दूना 6 NADH2 और 8 FADH2 और 2 मॉलिक्यूल से तो 2 FADH2। अब यहाँ पे 2 ATP बना और 2 NADH2 बना, मतलब ग्लाइकोलिसिस में पूरे बोला जाए तो टोटल 4 टाइप से जो डायरेक्ट एनर्जी हमें मिली, 4 डायरेक्ट एनर्जी मिले, टोटल हमें 4 डायरेक्ट एनर्जी मिले, ATP मिले, 4 डायरेक्ट ATP मिले, 4 डायरेक्ट ATP मिले, 2 ATP उसी का दुगना 4 ATP। ठीक है, अब एक क्वेश्चन आता है, सभी एनर्जी इनडायरेक्ट फॉर्म में स्टोर्ड हैं और O2 अब लूज नहीं हुआ है। अब O2 का यूज करते इनडायरेक्टली या FADH2 या NADH2 तो ऑक्सीडाइज कर लेंगे और सारी एनर्जियाँ तो ATP में बदल देते हैं। अब ये प्रोसेस कहाँ होता है, ETS में, इसलिए बोलते हैं फोटो फास्फोराइलेशन। ये लेकिन फोटो तब आया, ये जब लाइट के प्रेजेंट में, और ये लाइट कहाँ होता है, ये प्लांट की बात चल रहा है तो प्लांट में फोटो फास्फोराइलेशन
अब ईटीएस से स्टार्ट होना है। ये काम माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन में होता है, मतलब ईटीएस कहाँ चलता है, ये काम माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन में होता है। और ईटीएस वहाँ पे इनडायरेक्ट एनर्जी या इनडायरेक्ट एटीपी तो कन्वर्ट करता है और डायरेक्ट एटीपी, क्यों, क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है। लेकिन क्रेब्स साइकिल और लिंच रिएक्शन और ग्लाइकोलाइसिस में अभी ऑक्सीजन नहीं खर्च हुआ था। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ ऑक्सीजन नहीं प्रेजेंट था, ऑक्सीजन खर्च नहीं हुआ था। खर्च कहाँ हो रहा है, ईटीएस के पास ऑक्सीजन खर्च करने का पूरी क्षमता है। और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम तो बोलते हैं सेमी ऑस्मोसिस या ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन। ऑक्सीडेटिव इसलिए बोलते हैं ऑक्सीजन के प्रेजेंट में हमारा जो एनर्जी बनता है तो ऑक्सीडेटिव फोटोफास्फोराइलेशन, और सेमी ऑस्मोसिस होता दूसरा नाम होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता तीसरा नाम होता है। इसके लिए पहले मैं तुम्हें ईटीएस का पूरा साइकिल बता दे रहा हूँ, फिर उसके बाद तुम्हें समझना पड़ेगा, ठीक है। ये हो जाए हमारा मैट्रिक्स, क्या हो जाए, मैट्रिक्स, ठीक है। अब इसके बाद ये हमारा क्या हो जाएगा, इनर मेम्ब्रेन, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, क्या हो जाएगा, इनर माइटोकॉन्ड्रियल, बस CON लिथियम माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। और ये इनर मेम्ब्रेन स्पीसीज, IMS लिख दे रहा हूँ, इनर मेम्ब्रेन स्पीसीज, ठीक है। तो ये तीन चीजें, तो नाम थोड़ी मैं बोल रहा हूँ तो इसलिए शॉर्टकट में लेता हूँ, ठीक है। अब सुनो, ये इसके पास क्या क्या बना था, सुनो, इसके पास इनडायरेक्ट ATP यानी DS2 बना था और 8 या फिर DS2 बचा था, ठीक है। अब ये जो है ये 5 कॉम्प्लेक्स होते हैं, तो ये कॉम्प्लेक्स फर्स्ट कॉम्प्लेक्स COMPLE, बस इतना ही लिख दे रहा हूँ, आगे समझ लेना। ये कॉम्प्लेक्स सेकेंड COMPLH सेकेंड, और ये हमारा कॉम्प्लेक्स थर्ड COMPLH थर्ड, ये हमारा कॉम्प्लेक्स फोर्थ, ये हमारा कॉम्प्लेक्स 5। तो बेटा ETS में जो हमारा कितने कॉम्प्लेक्स होते हैं, 5 कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब NADH2, अब यहाँ पे सुनो, यहाँ पे हमारा एक होता है कैरियर, इलेक्ट्रॉन कैरियर U2, ठीक है, इलेक्ट्रॉन कैरियर, ठीक है। अब सुनो तुम सुनते रहो। अब NADH2 बेटा बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये बात समझना, ठीक है। अब इसे हम ऑक्सीडाइज करवाएंगे और इसे भी ऑक्सीडाइज करवाएंगे, ठीक है, ऑक्सीडाइज करवाएंगे। तो ये हमारा कन्वर्ट हो जाएगा FAD प्लस, सॉरी NAD प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये हो जाएगा FAD प्लस ऑक्सीडाइज करवाने के बाद, ठीक है, NAD प्लस FAD प्लस। अब यहाँ पे एक एंजाइम रहेगा जो कॉम्प्लेक्स फर्स्ट रहेगा, मतलब कॉम्प्लेक्स फर्स्ट है वो NAD प्लस तो ले आएगा, NAD प्लस तो यहाँ से ले आएगा, कॉम्प्लेक्स फर्स्ट में रखेगा, और कॉम्प्लेक्स फर्स्ट में मतलब यहाँ पे H2 अलग हो जाए, मतलब सुनो NAD प्लस बना, जब हमारा NAD प्लस बना तो उसके साथ H2 निकला हो रहा ना, तो प्लस H2 प्लस इलेक्ट्रॉन निकला हो रहा भाई, तो इलेक्ट्रॉन निकला हो रहा, तो NAD प्लस H2 प्लस और इलेक्ट्रॉन, तो NAD प्लस वैसे छोड़ दिया। अब NAD प्लस तो छोड़ते, NAD प्लस इसलिए छोड़ दिया क्योंकि अब ये दोबारा ये रीयूज में चला जा रहा है, मतलब अब ये इसका साइकिल दोबारा चलने जा रहा है, तो रीसाइकिल हो जाएगा। तो ये रीसाइकिल या रीयूज होने के लिए NAD प्लस चला जाएगा, और जो H2 है और इलेक्ट्रॉन है, मतलब H2 और इलेक्ट्रॉन तो लेते, यानी DS2 से प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन तो लेते आएगा यहाँ पे कौन, U2 कौन ले आएगा, कॉम्प्लेक्स फर्स्ट से हमारा एंजाइम होगा U2, जिसका एंजाइम का नाम होता है NADH डिहाइड्रोजिनेज। क्या होता है एक मिनट जो NADH डिहाइड्रोजिनेज, ये एंजाइम होता है कॉम्प्लेक्स फर्स्ट का, ये ले आएगा NADH2 से प्रोटॉन से और इलेक्ट्रॉन। अब ये भैया आए, प्रोटॉन तो पंप कर देगा, तो इससे प्रोटॉन मतलब H प्लस यहाँ आ जाएंगे और इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा, क्या इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जा। अब ये इलेक्ट्रॉन U2 तो दे दिया, U2 का नाम क्या होता है,
यूवी क्यूनॉन। क्या होता है यूवी क्यूनॉन? जब तुम्हें फोटोसिंथेसिस पढ़ाए थे, जब हमें फोटोसिंथेसिस पढ़ाए थे तो पीक्यू पढ़ाया था, प्लास्टोक्यूनॉन पढ़ाया था कि नहीं? प्लास्टोक्यूनॉन। प्लास्टोक्यूनॉन क्या था? इलेक्ट्रॉन, मतलब प्राइमरी वर्ड हाइड्रोजन तो एक्सेप्ट चलता था, दूसरा वर्ड क्या था? इलेक्ट्रॉन तो ट्रांसफर चलता था। वही इसका काम होता है U2, सेम वही होता है कि यहाँ से इससे इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन तो ले आता है, फिर उसके बाद हाइड्रोजन इधर पंप करवा देता है, कहाँ? इनर मेम्ब्रेन स्पेस में और माइट्रिस में, सॉरी, फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉन इसे दे देता है, इलेक्ट्रॉन इसे दे देता है। अब सुनो, NCERT तब फिगर थोड़ी टफली है, इसलिए समझ लो बेटा, बड़े प्यार से हम समझा रहे हैं। अब सुनो, कॉम्प्लेक्स सेकंड क्या करेगा? कॉम्प्लेक्स सेकंड क्या करेगा? अब ये FADH2 से इलेक्ट्रॉन तो ले आएगा, मतलब FADH2 अलग हो जाएगा, FAD प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस H2 हो जाएगा, प्लस इलेक्ट्रॉन। तो वही चीज़ मैं यहाँ पे ले दे रहा हूँ। अब ये इससे इलेक्ट्रॉन तो ले आएगा, इससे इलेक्ट्रॉन तो ले आएगा। कौन? कॉम्प्लेक्स सेकंड। कॉम्प्लेक्स फर्स्ट का वर्क क्या था? यानी DH2 से प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन तो ले आएगा, और प्रोटॉन इधर पंप कर देगा और इलेक्ट्रॉन इसे दे देगा, ठीक है। अब सुनो, ये भैया, ये मतलब कॉम्प्लेक्स सेकंड ये ले आएगा इसे, कॉम्प्लेक्स सेकंड ले आएगा इससे इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन। लेकिन खास बात क्या है? खास बात ये क्या है कि ये इलेक्ट्रॉन ले आएगा। क्या ले आएगा? इलेक्ट्रॉन ले आएगा। बच्चा समझ, बड़े प्यार से मैं बात बता रहा हूँ। इलेक्ट्रॉन तो ले आएगा और ये इलेक्ट्रॉन इसे दे देगा, इलेक्ट्रॉन इसे ले आएगा। सर ये हाइड्रोजन तो प्रोटॉन तो क्यों नहीं ले आएगा? क्योंकि इसके पास पंप करने की क्षमता नहीं होती है, तो मतलब कॉम्प्लेक्स सेकंड के पास पंप करने की क्षमता नहीं होती है, तो मतलब ये अब क्षमता नहीं होती है, ठीक है। अब समझ लेना। अब सुनो, ये इलेक्ट्रॉन ले आएगा तो इसे दे देगा, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रॉन ले तो आएगा, लेकिन ये कौन से एंजाइम से ले आएगा? ये भी तो बड़ी बात होती है, एंजाइम बताना है। तो ये हमारा कौन सा एंजाइम हो जाएगा? सस्टेनेट डिहाइड्रोजिनेज। बेटा अभी तुम NCERT मत पढ़ो, क्योंकि अभी मैं तुम्हें हर एक चीज़ बता दूँ ना, फिर तुम पढ़ना, तुम्हें समझ में आएगा। सस्टेनेट डिहाइड्रोजिनेज। अब ये चलता क्या है? सस्टेनेट डिहाइड्रोजिनेज की वजह से या फिर DH2 से इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन तो ले आएगा, लेकिन प्रोटॉन यहीं पे रहेगा मैट्रिक्स में, और इलेक्ट्रॉन तो ले आते इसे दे देगा। अब ये भाई साहब ये कन्वर्ट हो जाएंगे, देखो इनका काम क्या रहता है? इनका काम ये जो हमारा कैरियर मतलब क्या हो सकता है? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जो है वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, और हाइड्रोजन तो पंप इधर करेगा। H2 अब ये कन्वर्ट हो जाएगा, जो ये कन्वर्ट हुआ U2Q में कन्वर्ट हो जाता है, या U2H2 में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि एक हाइड्रोजन इधर से ले लेगा और एक हाइड्रोजन इससे ले लेगा, एक हाइड्रोजन यहाँ से ले लेता है, ये हाइड्रोजन एक यहाँ से ले लेगा और एक हाइड्रोजन इससे यहाँ से मिल जाएगा, और इलेक्ट्रॉन लिया है, 2 इलेक्ट्रॉन लिया है और 2 हाइड्रोजन यहाँ से ले लेगा। अब ये हाइड्रोजन यहाँ प्रमोट कर देगा, हाइड्रोजन स्पेस में भेज देगा, और ये कॉम्प्लेक्स थर्ड के पास भेज देगा, मतलब ये यूं भेज देगा, तो यूं कॉम्प्लेक्स थर्ड में भेज देगा। तो 2 का काम समझना, एक FADH2 से इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन लाया, मतलब इलेक्ट्रॉन ले आया, प्रोटॉन नहीं ले आया। और जो हमारा कॉम्प्लेक्स फर्स्ट है वो यानी DH2 था, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दोनों लाया, और प्रोटॉन इसमें पंप कर दिया और इलेक्ट्रॉन U2 तो दे दिया। और पंप का मतलब समझ रहे हो भाई, मैंने पढ़ाया था, पंप का मतलब होता है लो कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ ले जाना, लो कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ ले जाना, और हायर कंसंट्रेशन की तरफ ले जाना तो मतलब ATP देना, ATP लगाना और इलेक्ट्रॉन भी देना, तो ATP लगा रहा, और ATP लगाना मतलब एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो जाएगा,
बेटा ट्रांसपोर्टेशन हायर प्लांट में मैंने पढ़ाया था ये चीज़। एक्टिव क्या होता है? एक्टिव ये होता है कि जब कोई इलेक्ट्रॉन लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ जाता है तो एटीपी देनी पड़ती है, और एटीपी देनी पड़ती है तो भैया प्रोटॉन भी दे रहे हैं, एटीपी भी दे रहे हैं, तो एनर्जी जाएगी और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा। अब कैरियर एक्सेप्टर यहाँ से ये थर्ड कॉम्प्लेक्स थर्ड में भेज देगा, और कॉम्प्लेक्स U2 क्या करता है? इलेक्ट्रॉन तो कॉम्प्लेक्स थर्ड में भेज देता है। आप सुनो, कॉम्प्लेक्स थर्ड में आने के बाद कॉम्प्लेक्स थर्ड में कुछ भी नहीं होता है, बस कॉम्प्लेक्स थर्ड में होता क्या है? ये जो हमारा पूरा ये चीज़ सुनो, H2 यहाँ से नहीं भेजा, अभी H2 यहाँ पे आया है, H2 यहाँ पे नहीं भेजा है, बस तुम ये जानो H2 अभी ये पूरा मतलब बोल देते हैं ये क्या है, सॉरी H2 यहाँ पे भेज दिया है बंदा। अब U2 और H2 अब ये क्या करता है? कॉम्प्लेक्स थर्ड क्या करता है? कॉम्प्लेक्स थर्ड क्या करता है? कॉम्प्लेक्स फोर्थ तो बाई दी साइटोक्रोम सी के मदद से, साइटोक्रोम सी के मदद से ये एक मोबिलाइज्ड होता है। क्या होता है? मोबिलाइज मतलब मोबाइल मतलब ये इधर उधर नाच सकता है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स सी से कॉम्प्लेक्स थर्ड से कॉम्प्लेक्स फोर्थ के बीच में ये इसका इलेक्ट्रॉन इसमें पहुंचाता है, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ ले आएगा और हाइड्रोजन इसमें भेज देगा, H+ इसमें ट्रांसफर कर देगा, H+ इसमें ट्रांसफर कर देगा, ठीक है, H+ इसमें ट्रांसफर कर देगा और इसके इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाएंगे। अब इसमें क्या होता है? टॉपर A प्रेजेंट होता है और यहाँ पे टॉपर B प्रेजेंट होता है, टॉपर A प्रेजेंट होता है और टॉपर B प्रेजेंट होता है। और सुनो, टॉपर A प्रेजेंट होता है और टॉपर B प्रेजेंट होता है। फिर इसके बाद इसके इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रॉन आ चुके हैं, तो अब इसका इलेक्ट्रॉन टॉपर A टॉपर B तो देता है, और टॉपर B ये हमारे मैट्रिक्स में छोड़ देता है, और मैट्रिक्स में छोड़ने के बाद इलेक्ट्रॉन आ जाता है, और मैट्रिक्स में हाइड्रोजन पहले से होते हैं तो हाइड्रोजन ले लेता है, और यहाँ पे ऑक्सीजन आता है और वाटर रिलीज हो जाता है। क्या रिलीज होता है? वाटर रिलीज हो जाता है। आप सुनो बड़ी बात, इलेक्ट्रॉन आया, इलेक्ट्रॉन ये दिया, हाइड्रोजन इसमें पहले से था तो हाइड्रोजन ले लिया, और ऑक्सीजन जो ये है, ऑक्सीजन ये दोनों तो लेता है, इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन तो, और रिलीज करवा देता है वाटर, ठीक है, वाटर रिलीज करवा देता है। अब सुनो, अब ये जो रिलीज किया वाटर जो रिलीज किया ये ऑक्सीजन के प्रेजेंट में हुआ तो ऑक्सीडेटिव, इधर वाटर रिलीज हुआ, इधर हमारा ADP और प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट कन्वर्ट हो गया ATP, मतलब जो हमारा इनएक्टिव फॉर्म ATP जिस तरह तुरंत वाटर बना तो तुरंत हमारा इनएक्टिव ATP कन्वर्ट हो जाए ATP मतलब वाटर रिलीज हो जाता और ATP तुरंत बने जा। तो मतलब ये समझो जब ETS चला तो ऑक्सीजन के प्रेजेंट में हमारा जो एनर्जी बना उसे बोलते हैं ऑक्सीडेटिव PPRL, फोटो फॉस्फोराइलेशन, या तुम बोल सकते हो फोटो नहीं बोल सकते हो, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, ठीक है। ऑक्सीजन के प्रेजेंट में जो हमारा ATP बना ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, देख लो, समझो एक बात। अब सुनो, जो ये हमारा था, जो अब हमारा जो प्रोटॉन यहाँ पे आए, अब इसका तो समय बाद हायर कंसंट्रेशन हो जाता है। कैसा कंसंट्रेशन होता है? हायर कंसंट्रेशन में अब ये क्या करता है? अभी तक तो मेंटेन किया, अभी तक तो इसमें कुछ नहीं था, अब यहाँ पे पंप हुआ, यहाँ पे प्रोटॉन की संख्या बढ़ गई, अब प्रोटॉन की संख्या बढ़ी तो ये मेंटेन कर देगा, अब मेंटेन हो चुका है, अब ये तुरंत ब्रेक कर देगा। अब ब्रेक करने के बाद मतलब हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो ऐसे ही निकलते जाएंगे, और ऐसे निकलने के जाने के बाद इसे बोलते हैं F0, और यहाँ पे जो ये था ये हम बोलते हैं FD। क्या बोलते हैं? FD या F1 बोलते हैं, ठीक है। अब वहीं फोटोसिंथेसिस में पढ़े थे CF0 और नीचे था CF1, इसे F0 बोलते हैं और इसे F1 बोलते हैं। अब सुनो, यहाँ पे हायर से लोअर कंसंट्रेशन में अब एक प्रोटॉन जाने लगे, अब प्रोटॉन जाने लगे तो यहाँ पे हमारा ये क्या हो गया? डिफ्यूजन होने लगा। देख भाई,
देर भाई जब मेंटेन हो रहा था, जब हाइड्रोजन मेंटेन हो रहा था तो हमारा एटीपी लगाना पड़ा था, एक्टिव ट्रांसपोर्ट हुआ था। अब यहाँ पे डिफ्यूजन हो रहा, मतलब हायर से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जा रहा है, तो लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जा रहा है तो यहाँ पे सिंपल डिफ्यूजन हो रहा। सिंपल डिफ्यूजन मतलब यहाँ पे हमारा पैसिव ट्रांसपोर्ट हो रहा। तो पैसिव ट्रांसपोर्ट पहले मेंटेन किया, अब तोड़ रहा, ब्रेक कर रहा है। तो अब यहाँ पे जब हमारा पूरा प्रोटॉन इसमें चला जाएगा, इधर वाटर रिलीज हुआ, इधर हमारा एटीपी बनना शुरू हो जाएगा। और इसी वजह से यहाँ पे एक प्रोटीन कैरियर होता है, प्रोटीन चैनल होता है, जिसकी वजह से हमारा तुरंत एडीपी कन्वर्ट हो जाए, एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट कन्वर्ट हो जाता है एटीपी में। ठीक है, तो ये पूरा प्रोसेस था। अब सुनो बात ये क्या है, कॉम्प्लेक्स फर्स्ट के पास ये एफई पाया जाता है आयरन, यहाँ पे आयरन होता है, यहाँ पे आयरन होता है। लेकिन हमारा एक ऐसा ग्रुप है, कॉम्प्लेक्स 4 है। कॉम्प्लेक्स 4 के पास हमारे पास क्या होता है, चॉपर प्रेजेंट होता है, चॉपर प्रेजेंट होता है। ठीक है बच्चा। अब सुनो, इससे वाटर बनने, तो इसे हम वाटर जो बना है इसे हम बोलते हैं टर्मिनल ऑक्सीडेशन। क्या बोलते हैं, टर्मिनल, जो लास्ट में इंडियन में होता है उसे बोलते हैं टर्मिनल ऑक्सीडेशन। मतलब अगर टर्मिनल ऑक्सीडेशन ना हो तो ये हमारा इनएक्टिव जो हमारा एटीपी था वो एक्टिव में ना कन्वर्ट हो। तो हमारा अगर पूछा जाए एंड में हमारा ईटीएस में क्या प्रोसेस हुआ था, टर्मिनल ऑक्सीडेशन हुआ था, जिसकी वजह से टर्मिनल ऑक्सीडेशन में जो ऑक्सीजन था वो इलेक्ट्रॉन और H2 पे कब्जा बनाते वाटर रिलीज कर दिया और हमारा एटीपी बन गया। ठीक है, तो इसे बोलते हैं टर्मिनल ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो अब पेज पे आ जाओ। अब वही चीज़ हम यहाँ पे बताना है, ईटीएस एंड टर्मिनल ऑक्सीडेशन। ईटीएस टेक प्लेस इन इनर माइटोकॉन्ड्रिया, सही बात है। ईटीएस जो होता है इनर माइटोकॉन्ड्रिया में ही हुआ था। इनर माइटोकॉन्ड्रिया में देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं, तो ये इसे ईटीएस बोलते हैं। इधर टर्मिनल ऑक्सीडेशन, इधर हमारा एटीपी बना था, इधर हमारा टर्मिनल हुआ, ये ईटीएस हुआ। देखो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट हुआ एक दूसरे से, तो यहाँ पे ईटीएस चला, यहाँ पे टर्मिनल ऑक्सीडेशन, यहाँ पे हमारा एटीपी बना। तो बोला ईटीएस टेक प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रिया, उसे बोलते हैं सृष्टि। ये तुम सेल्स डी यूनिट ऑफ लाइफ में पढ़ोगे, अगर पढ़े हो तो ठीक है, नहीं पढ़े हो तो ठीक है। ईटीएस इज बेस्ड ऑन प्रोटॉन ग्रेडियंट। अब प्रोटॉन ग्रेडियंट पहले मेंटेन किया, अब उसके बाद वो तोड़ दिया था लास्ट में जब हमारा, तो पहले H+ हाई किया, H+ हाई किया और यहाँ पे H+ लो हो गया। अब जब H+ मेंटेन किया, फिर उसके बाद ईटीएस अपना सुनो रेस्टेड तो एंजाइम FADH2 और FADH2 ऑक्सीडाइज होते FAD+ हुआ, NAD+ और FAD+, सही बताएं। और ये फिर उसके बाद ये जो NAD+ और FAD+ रिवर्स हो जाए, रीयूज हो गया। अब फिर इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन फाइनली ऑक्सीजन तो रिसीव कर लेते हैं ताकि लास्ट स्टेप में एटीपी या वाटर बन सके, सही बात है। O2 बना था, O2 H2O रिलीज हुआ, तुरंत हमारा एटीपी बन गया। देखो टोटल नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। 5 कॉम्प्लेक्स थे, 1 2 3 4 5। देखो पहले में NADH2 डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम था, दूसरे में सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज, तीसरे में BC1 कॉम्प्लेक्स था, चौथे में साइटे A3 क्या था साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज था, साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज था। ठीक है, हाँ। और यहाँ पे हमारा एटीपी सिंथेस था, तभी एंजाइम। ओनली 2 मोबाइल कैरियर, 2 मोबाइल कैरियर था, एक हमारा U2 पहुँचाया था और एक हमारा साइटोक्रोम C था। यूबिक्विनोन था और साइटोक्रोम। अगर पूछा जाए इन दोनों में सबसे स्मॉलेस्ट कौन था जो सी स्पेस के अंदर स्पेस साइड ऑफ इनर माइटोकॉन्ड्रिया मेम्ब्रेन में प्रेजेंट था। ऑल द कॉम्प्लेक्स हैव या फिर प्लस फोर्थ में, या फिर मतलब सभी कॉम्प्लेक्स के पास प्लस या फिर प्लस पाए जाते, लेकिन चौथे वाले के पास Cu+ पाया जाता, जिसमें Cu में था और Cu B में था, बताया था। और ये नीट का क्वेश्चन था। 2 Cu+ आयन पाया जाए, जिसमें थी एक Cu था और एक Cu B था। ऑल कॉम्प्लेक्स एक्ट एज H+ पंप, सभी कॉम्प्लेक्स में H+ पंप एक्सेप्ट कॉम्प्लेक्स सेकंड में हाइड्रोजन पंप नहीं किया था। सभी कॉम्प्लेक्स में पंप वाला सिस्टम था हाई कंसंट्रेशन, लेकिन जो हमारा सेकंड कॉम्प्लेक्स था उसमें पंप नहीं किया था, हाइड्रोजन तो नहीं लिया था, इलेक्ट्रॉन तो लिया था। ऑर्डर ऑफ साइटोक्रोम क्या था, साइटोक्रोम BC1 था, फिर साइटोक्रोम C, फिर साइटोक्रोम A3 था।
जैसे ही इलेक्ट्रॉन पहले और चौथे तक पहुँचते हैं, जैसे ही H+Y इलेक्ट्रॉन तो मॉलिक्यूलर O2 या हाफ O2 द्वारा रिसीव करते वाटर बना दिया जाता है। फाइनली इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हमारा तुरंत ATP ऑक्सीडेटिव के मदद से फास्फोराइलेशन में ATP बन जाता। मेन यही है। रोल ऑफ O2 इज लिमिटेड। ऑक्सीजन का रोल लिमिटेड था भाई, लास्ट में ही तो O2 कब्जा बनाया इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन पे, तुरंत O2 का रोल बड़ा लिमिटेड था और रिक्वायर्ड इन टर्मिनल स्टेज, और लास्ट में ही तो उसका जरूरत पड़ा और इसीलिए बोलते हैं टर्मिनल ऑक्सीडेशन। रोल ऑफ O2 इज ETS इज वाइटल। बहुत कम, बहुत थोड़ा सा रोल था, लेकिन बहुत थोड़ा सा था, लेकिन ऑक्सीजन का रोल बड़ा वाइटल, बड़ा अच्छा था। मतलब अगर ये ऑक्सीजन नहीं होता तो ETS नहीं चलेगा। ऑक्सीजन का रोल बड़ा वाइटल था। वाइटल मतलब बहुत ज़रूरी था। जब वो नहीं होता तो ATP नहीं बनता। तो 1 NADH2 से 3 ATP बना और 1 FADH2 तो रिडक्ट होते 2 ATP बना। इधर तो नहीं है, एक इलेक्ट्रोड कंप्लीट हुआ, ग्लाइकोलाइसिस में 2 ATP बना डायरेक्ट, और 2 NADH2 मतलब जो पूरे ग्लाइकोलाइसिस का बता रहा है। 2 NADH2 ETS में बना, जो कि 6 ATP कन्वर्ट हुआ। 2 NADH2 ETS में बना, लिमिटेड लिंक रिएक्शन 2 NADH2 में बना, 2 NADH2 मिला और यहाँ पे ETS में जाए 6 ATP में कन्वर्ट हुआ। ट्रेफ साइकिल में 3 ट्रेफ साइकिल में 6 NADH2 बना, 2 FADH2 बना। ETS में जा 18 ATP बना और 2 FADH2 ETS में जा 4 ATP बनाया। टोटल ये जो हमें मिला 2 GTP और 2 ATP डायरेक्ट मिला। तो टोटल नेट गेन ATP हमारा ETS में 38 मिला। टोटल नेट गेन तीनों इस सब तो ऐड कर लेना, 38 मिला। मतलब जो इनडायरेक्ट ATP था वो डायरेक्ट कन्वर्ट हो गया। 2 NADH2 तो 6 ATP मिल जा। 6 2 8 6 2 8 8 6 ऐसे नहीं, 6 6 12 12 8 6 6 12 12 4 16 16। अरे यार ऐड कर लेना, तुल मिला तो 38 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन नेट गेन ATP 34। अदर बोला जाए डायरेक्ट ATP तो छोड़ दिया जाए। डायरेक्ट ATP मतलब 2 ATP ये और 2 ATP तो छोड़ दिया जाए 4 ATP से, तो हमें डायरेक्ट फास्फोराइलेशन नेट गेन ATP 34 मिला। इनडायरेक्ट में बोला जाए, इनडायरेक्ट या नेट गेन ATP उसी तो बोलते हैं इनडायरेक्ट ATP। भाई ये दोनों डायरेक्ट मिला था ना, डायरेक्ट छोड़ दिया जाए, इनडायरेक्ट ATP 34 मिला था। ठीक है, देखो भाई ये तुम टॉपिक के लास्ट में पहुंच गए। रेस्पिरेटरी बैलेंस शीट है। इट इज अ पॉसिबल टू कैलकुलेट ATP फॉर्म 1 ग्लूकोज 38 ATP बनाया था। ठीक है, बट पार्शियली नॉट पॉसिबल। ये सही नहीं था। जो चीज़ हम लोग तो लगता है वो चीज़ सही नहीं है, मतलब ये बता रहा है NCERT। इट इज बेस्ड ऑन इट सर्सन एजम्पशन। तो एजम्पशन है जैसे कि कैलकुलेशन में मान लेते हैं, लेकिन ये सच नहीं है। रेस्पिरेशन इज अ सिक्वेंशियल पाथवे। क्या ये ग्लाइकोलाइसिस लिंक रिएक्शन ट्रेफ साइकिल ETS जरूरी है? गलत बात है, ये जरूरी नहीं है। NADH2 of glycolysis will enter in mitochondria and shift ATP phosphorylation via ETS। बोला NADH2 जब ग्लाइकोलाइसिस में जाता है ETS में, तो क्या हमारा तभी ही ATP मिलता है? नहीं, ऐसी बात नहीं होता। नन ऑफ दी डिक्रीज कंपाउंड इन यूटिलाइज इंटरमीडिएट। क्या तो इंटरमीडिएट नहीं चलता है? गलत बात है। अभी ये सब बता रहा। 1 ग्लूकोज विल इंटर इन रेस्पिरेटरी पाथवे, नो अदर सब्सटेंस गिव एनर्जी टुडे। अगर ये पूरे हम चैप्टर में ग्लूकोज की बात किया जाए तो ग्लूकोज बोला है कि ये थी माँ ग्लूकोज से ही एनर्जी मिलता है, अदर सब्सटेंस से हमें कोई एनर्जी नहीं मिलती है। ऐसी कोई बात ही नहीं, प्रोटीन से भी मिलती है। अब जो रियलिटी है वो बता रहा है। ऑल द पाथवे वर्क एट अ टाइम। सभी पाथवे अपने समय पे चल रहे होते हैं। देखो अब क्या जरूरी है, फूड तुमने खाया तो अब वो माइटोकॉन्ड्रिया में 4 घंटे बाद ही ATP देगा। अभी फिर खाए तुम, वो वर्क चलता रहेगा अपने समय पे, सब वर्क चलते रहते हैं। NADH2 हमेशा कभी हमारा जो NADH2 होता है हमेशा माइटोकॉन्ड्रिया में इंटर नहीं करता, कभी नहीं भी चलता। क्यों नहीं चलता? कभी हमें कुछ ऐसा ज़रूरत पड़ जाता है जो हमारे बॉडी से तो वहाँ पे पहुँचाना रहता है, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया तो ज़रूरत नहीं रहता है। बोलता है नहीं अब हम नहीं जाऊँगा, तो ये हमारा ज़रूरत है तो मैं वहाँ चला जाता हूँ।
मेनी कंपाउंड आर सिंथेसाइज एंड यूटिलाइज अकॉर्डिंग टू नीड। देखो अब विटामिन डी की कमी है तो विटामिन ई लेने जाओगे तो भाई वो उसकी पूरा नहीं कर पाएगा, उसकी जगह वो पूरा नहीं कर पाएगा, वो उसका जगह वही कंप्लीट कर सकता है जिसकी हमें ज़रूरत होती है। जिस अब हमें चोट लगी है तो हमें चोट वाली ही एंजाइम करवा सकती है। ऐसा नहीं चोट लगा है तो फूड वाला एंजाइम जाके पहुँच जाए, वो वर्क थोड़ी ना कर सकता, वर्क वही कर सकता है जिसकी ज़रूरत हमें होती है। और फैट प्रोटीन ऑर्गेनिक एसिड आल्सो प्रोवाइड इन रेस्पिरेटरी पाथवे। जरूरी नहीं है ग्लूकोज ही हमें एनर्जी सारा प्रोवाइड करवा, फैट भी देता है, प्रोटीन भी देता है, ऑर्गेनिक एसिड भी देता है, ऑल्सो प्रोवाइड एनर्जी इन रेस्पिरेटरी पाथवे। अब फेर्मेंटेशन एरोबिक क्या होता है? ग्लूकोज में पार्शियल ऑक्सीडाइज होता है, एरोबिक में कंप्लीटली ऑक्सीडाइज। नो यूज ऑफ O2, फेर्मेंटेशन में O2 यूज होता है। नेट गेन ATP 2 होता है, 38 ATP बनता है। और NADH2 तो NAD+ में होता है, NADH2 तो वाइडोसरीज में NAD+ बनता है। अब देखो ग्लूकोज से बना ग्लूकोज से फॉस्फेट, ये ग्लूकोज का पूरा पाथवे है। अब ये फैट कैसे जाता है, प्रोटीन कैसे जाता है, ये जानो। देखो जो हमारा फूड जब बनता है, जब हमारा फूड बनता है, ब्रेक डाउन होता है, जब फूड हमारा ब्रेक डाउन होता है तो उसे हम बोलते हैं कैटाबॉलिक प्रोसेस। जब हमारा फूड नहीं बनता है तो हम उसे बोलते हैं एनाबॉलिक। ठीक है। अब ग्लूकोज से बना ग्लूकोज फिर फॉस्फेट, फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट, पायरुवेट एसिड हुआ, एसिटिल तो एंजाइम हुआ, क्रेब्स साइकिल हुआ, ETS हुआ। ठीक है। अब फैट टूटा ग्लिसरॉल में, फैटी एसिड ग्लिसरॉल में कहाँ कन्वर्ट होता है, DHAP में जाता है। और फैटी एसिड कहाँ जाता है, एसिटिल तो एंजाइम में, यहाँ जाता है क्रेब्स साइकिल ETS में। मतलब तुम्हें ये जाना है ग्लिसरॉल कहाँ जाता है, DHAP। फैटी एसिड कहाँ जाता है, एसिटिल तो एंजाइम में। प्रोटीन कन्वर्ट होता है एमाइनो एसिड, और ये NH2 अब रिमूव हो जाएगा, डी एमाइनेट, मतलब NH2 तो हटा दिया जाए। तो अब ये मेरा जाता है पायरुवेट एसिड। अगर बोल दिया जाए पायरुवेट एसिड का पाथवे कहाँ पे जाते अटैच होता है तो प्रोटीन का हमारा कहाँ पाथवे अटैच होता है, पायरुवेट एसिड में। फैट का कहाँ होता है, DHAP और एसिटिल तो एंजाइम में। अगर पूछा जाए टोटल पाथवे कहाँ, कॉमन पाथवे सबसे लिए कौन सा है, एसिटिल तो एंजाइम में। कॉमन पाथवे सबसे लिए प्रोटीन फैट ग्लूकोज के लिए क्या है, एसिटिल तो एंजाइम A होता है। ठीक है। अगर प्रोटीन में कमी आ गई तो ये बोलेगा अब हम तुम्हें एनर्जी नहीं, ATP नहीं बनाएंगे, अब हम तुम्हारा चीज़ पूरा करेंगे। तो ये वापस होने लगेगा तो एनाबॉलिक, और एनर्जी जब टूटेगी तो कैटाबॉलिक, और इन दोनों को मिला दिया जाए तो एम्फीबॉलिक होता है। देखो एम्फीबॉलिक कैटाबॉलिक मिलकर बनता है, कैटाबॉलिक प्लस एनाबॉलिक एम्फीबॉलिक होता है। इसमें डिग्रेडेशन होता है, एनर्जी तो टूटता है, और लेकिन इसमें बायोसिंथेसिस होता है। तो यही हमारा एम्फीबॉलिक पाथवे। अब उसके बाद देख लो मेन पाथवे ऑफ कार्बोहाइड्रेट पाथवे। ये पाथवे सभी पाथवे में आपस में लिंक करता है। मतलब सबसे मेन पाथवे कौन सा है, ग्लूकोज पाथवे में प्रोटीन भी मिला, फैट भी मिला। तो कार्बो पाथवे एब्सेंट हुआ तो प्रोटीन या फैट ATP नहीं मिलेगा भाई। अगर कार्बन पाथवे या ग्लूकोज पाथवे नहीं हुआ तो क्या हमारा प्रोटीन या फैट ATP दे पाएगा, नहीं दे पाएगा। प्योर ATP अगर तुम्हें लेना है तो प्रोटीन भी, अगर तुम प्रोटीन सोचो दाल ही खा लें तो पूरा ATP मिल जाएगा, नहीं होगा। प्योर कार्बोहाइड्रेट मिलती है, अगर रोटी खा लो तो प्योर कार्बोहाइड्रेट से एनर्जी मिलती है। तो मतलब सबसे ज़्यादा एनर्जी किससे मिलती है, कार्बोहाइड्रेट से। और रेस्पिरेटरी सब्सटेंस क्या हो, ऐसे सिम्पटम जो रेस्पिरेटरी पाथवे द्वारा एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। कार्बोहाइड्रेट चलता है, फैट देता है, प्रोटीन देता है, न्यूक्लिक एसिड देता है, ऑर्गेनिक एसिड देता है। नोट, वाटर और विटामिन हमें एनर्जी नहीं देते हैं। अब सुनो रेस्पिरेटरी टॉर्टियन क्या होता है, मेजर बाय रेस्पायरोमीटर। सबसे इंपॉर्टेंट बात होता है, नीट में एक बार दिया है रेस्पायरियोमीटर और एक वर्ड दिया था स्पायरियोमीटर। बेटा कंफ्यूज मत होना, आर मतलब रेस्पिरेटरी और रेस्पायरोमीटर होता है। R2 डज नॉट डिपेंड ऑन दी रेस्पिरेटरी सब्सटेंस। कार्बोहाइड्रेट का हमारा क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट का जो होता है 1 होता है। डायरेक्ट याद कर लो, कार्बोहाइड्रेट का नीट में पूछा है सबसे ज़्यादा हमारा रेस्पिरेटरी टॉर्टियन किस में मिलता है, कार्बोहाइड्रेट में। कार्बोहाइड्रेट में सबसे ज़्यादा मिलता है, फैट में 0.7 मिलता है, 1 कार्बोहाइड्रेट, फैट 0.7, प्रोटीन 0.9%, मिक्स डाइट में 0.8%, ऑर्गेनिक एसिड में मोर देन 1% मिलता है। तो ये याद कर लो और ये चैप्टर होता है कंप्लीट। देखो भाई सब तो बोल देना, बस ये मत बोलना कि तुम्हारा मेन एम कहाँ पे है, तुम्हें एकदम किस पे फोकस करना है, एम्स पे। एम्स तो पाते रहना और एम्स के लिए तुम जी जान एकदम लगा दो, एकदम पढ़ाई दिन रात करो। ये मैंने सारा चीज़ छोड़ के तुम लोग में मदद कर रहा हूँ और तुम लोग भी अब अपने से संभल जाओ और पढ़ो एकदम दिन रात। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। ऐसे देखते रहिए और बने रहिए।
तो भाई ये आपका मेन वर्क है, इस पे बने रहिए, इस पे एकदम फोकस करिए, एकदम जमते मेहनत करिए। चलिए ठीक है, अब वीडियो तो बंद करते हैं। टाटा बाय बाय। अब अगले क्लास जब होती वो आप तो वीडियो अपलोड हो जाएगी, वहाँ से आप पढ़ लीजिएगा। और MCQ मैं इस पर करवा दिया हूँ, पहले जाते अदर MCQ नहीं किए वो नीट प्रिपरेशन वाला, तो उस पर मैंने नीट वाला जितना क्वेश्चन था वो मैंने करवा दिया है। 50 क्वेश्चन कम से कम इसमें करवा दिया, जाके देख लेना। और अब इसके बाद MTG और जितने अलग किताब हैं वो सब भी मैं करवा दूँगा। ठीक है बच्चा, थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। ऐसे बने रहिए।